डेट है आज 16 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना हाईलाइट्स ऑफ पीएम स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। आप सबको पता है कल स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे। उस दिवस पे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से, हर साल रेड फोर्ट से यानी कि जो लाल किला है दिल्ली में, वहाँ से अपना भाषण देते हैं, स्पीच। तो उसकी कुछ हाईलाइट है। ये आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? देखो, ये आप एसए के पेपर में यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी जीएस का पेपर है उसके कंक्लूजन में कोई आप कोई भी पॉइंट जो उसमें फिट बैठता हो यूज कर सकते हो। तो हाईलाइट देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, जब भी जैसे जस्ट ईयर में मान लो इंटरव्यू होता है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहीं मेजर स्पीच दी है, तो उस स्पीच से भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री जी ने बताओ उस स्पीच में क्या बोला था, ऐसा जो इंपॉर्टेंट था, जो यादगार था, ऐसा कुछ भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि 75th इंडिपेंडेंस डे, ये क्या है, सिर्फ शेयर मनी की तरह नहीं मनाया जाएगा, बल्कि हमें आगे 25 सालों के लिए प्लेज लेनी है, प्रतिज्ञा लेनी है कि अगले 25 सालों में हमें क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने जो 100 ईयर्स जब अचीव करेंगे, यानी कि इंडिया का 100 मान ली 100वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाएंगे, तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ और आगे बढ़ेंगे, ये इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट है कि इससे पहले प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र था, सबका साथ सबका विकास। उसमें बाद में जोड़ा सबका विश्वास। अब एक वर्ड और जोड़ दिया इसमें, सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास मतलब सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, सबका डेवलपमेंट होगा, और सबका विश्वास तभी गवर्नमेंट की तरफ जगेगा, डेमोक्रेसी की तरफ जगेगा। और इसके लिए सबका प्रयास भी चाहिए, मतलब सबके एफर्ट्स भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑनर द पेन एंड सफरिंग फेस्ड बाई पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। जब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था इंडिया का, तो जो लोगों ने दर्द और सफरिंग फेस की थी, तो उसको क्या है, इस डे को, जब 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या डे से ऑब्जर्व किया जाएगा? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तरह 14 अगस्त को हर साल ये डे इस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा, एक तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। टुडे गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उन्होंने क्या है, एक गोल रखा है कि जो उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत ये स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, इसने पुअर पीपल को स्ट्रेंथन किया है, मतलब गरीब लोगों को सहायता प्रदान की है इसमें। नेक्स्ट है कि ओवर 4.5 करोड़ न्यू हाउस होल्ड जो हैं उनको पानी पहुंचाया, वाटर सप्लाई पहुंचाई है विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर जल जीवन मिशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, अगर हमें 21st सेंचुरी में सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है फैसिलिटी, तो हर एक सेक्शन को साथ लेके चलना पड़ेगा, कोई भी सेक्शन लैगिंग बिहाइंड यानी कि पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी विलेज और सिटी के बीच में गैप है, कि विलेज क्या है, जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो तो पिछड़े हुए हैं, और सिटीज़ ज़्यादा, मतलब शहर या सिटीज़ ज़्यादा डेवलपमेंट करती जा रही हैं। तो जो ये गैप है, ये गैप हमें मिटाना है, ब्रिज करना है इस गैप को, कि विलेज भी साथ साथ डेवलप करें, गांव एरिया है जो विलेज रूरल एरियाज हैं वो साथ साथ विकास करें। और जो भी मान लो ऐसे पर्सन हैं जो पिछड़े हुए तबके से आते हैं, वीकर सेक्शन है, जैसे दलित्स, एसटी, बैकवर्ड्स, जनरल कैटेगरी के पुअर पीपल, इन सबको साथ लेके चलना है रिजर्वेशन प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो हमारा, और हिली एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके, जैसे हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो कोस्टल बेल्ट है हमारी, जो इंडिया की कोस्टल बेल्ट है, ये वाले एरिया हैं जो, इनको साथ लेके चलना है। और जो ट्राइबल रीजन है, इनको भी क्या है, इंडिया के डेवलपमेंट के साथ मिलाना है फ्यूचर में, ताकि हर एक इंडिया के कोने में डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो पहुंचे। यानी कि हमें डेवलपमेंट कैसा करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हर एक आदमी को विकास का, डेवलपमेंट का फायदा पहुंचे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट को, गरीब से गरीब लोगों को भी जो विकास होता है, थोड़ा भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो हर एक इंसान को उसका फायदा पहुंचे, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं समावेशी विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन आप सब लोग जानते हो, जो अपना ये मैप है हिंदुस्तान है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी स्टेट्स हैं वो पिछड़े हुए हैं, उन्हें क्या है, उनकी सारी कैपिटल्स को, उनकी कैपिटल्स को यानी कि राजधानी को जोड़ना है रेलवे लाइन से।
और जो आसपास के रीजन है जैसे बांग्लादेश, म्यांमार या साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, ये अपना साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है जो, इससे क्या है, इस एरिया को अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को जोड़ना है ताकि इसके साथ मिलके इस रीजन का विकास किया जा सके, डेवलपमेंट लाया जा सके यहाँ पे। इसमें क्या है, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट लाया जाना है अभी, और डेवलपमेंट दिख रहा है, तब से 370 को हटाया है, 370 आर्टिकल को, और वहाँ पे डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज भी चल रही है और प्रिपरेशन हो रही है कि यूटीज़ में, यानी कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, उसमें असेंबली पोल्स होंगे। और ऐसा किया कि जो हमारे विलेजेस हैं, ग्रामीण एरिया हैं, उनमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और पास्ट फ्यू ईयर में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है विलेज एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची है। और आज जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से पूरे देश को जोड़ा जा रहा है, विलेज एरियाज़ में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है भाई साहब, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है, केबल, ये केबल वो होती है जो आपके इंटरनेट के लिए आपके घरों में आती है, जिसे बोलते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड बोलते हैं, जो आपके घरों में केबल के जरिए, तार के जरिए, एक तार होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। कई बार हमने अपने करंट अफेयर में ये देखा है इसको। तो इससे हर एक विलेज को, गांव को जोड़ना है और इंटरनेट पहुंचाना है ताकि वहां पे भी डिजिटल इंडिया की जो स्कीम है उनका लाभ पहुंचाया जा सके, विलेज एरियाज में भी। जो भी मान लो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो विलेज तक पहुंच सकें। जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, उनको भी एक तरह से फ़ायदा पहुंचाना है और हमारे कंट्री का प्राइड बनाना है, हमारे कंट्री का, देश का गौरव उन्हें बनाना है। और अगले आने वाले सालों में, कमिंग ईयर्स में, हम कलेक्टिव पावर इंक्रीज करेंगे स्मॉल फार्मर्स की और उन्हें नई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अगर साथ मिलके चलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकेंगे। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कटिंग इनोवेशन और न्यू एज टेक्नोलॉजी को साथ लेके हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड, रेलवेज, नए कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब हमें डेवलप करना है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें ये भी ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें अडॉप्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और इसके लिए इंडिया लॉन्च करेगा, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, इसके लिए लॉन्च करेगा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसके लिए 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किए जाएंगे, जिसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के लिए, मतलब पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज वगैरह बनाए जाएंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि इकोनॉमी को इंटीग्रेटेड किया जा सके। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब है जोड़ा जा सके, हमारे हर देश के कोने कोने को इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड, रेलवे से जोड़ा जा सके, ताकि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रोड, रेलवेज बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, उनके माल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो कम होगी। नेक्स्ट है कि जो एक गति शक्ति है, ये हेल्प करेगा लोकल मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि अगर लोकल मैन्युफैक्चर का मतलब है विलेज एरिया पे जो कंपनीज वगैरह, छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं, यानी कि लघु उद्योग खुल जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती नहीं है, रोड बने होते नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है भाई साहब। अगर रेलवे, रोड से अच्छे से कनेक्टेड होंगे तो इनमें भी कम्पिटिटिवनेस आएगी और ये एरिया डेवलप हो सकेगा। नेक्स्ट क्या है कि न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स बन सकेंगे हमारे इंडिया में, और विलेज एरियाज़ में भी लोकल मैन्युफैक्चर अगर डेवलपमेंट होगा इनका, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगी यूथ के लिए, विलेज एरियाज़ में भी। इसके लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए नेशन का, और इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम हो। जैसे अभी क्या है, गवर्नमेंट जो हस्तक्षेप करती है कि डॉक्यूमेंट्स लेती है ना, गवर्नमेंट अधिकारी परेशान करते हैं ऑफिसर कि मान लो किसी को कंपनी खोलनी है या कोई बिजनेस चलाना है, कुछ भी, उसके लिए फॉर्मेलिटी ज़्यादा करते हैं कि यहाँ पे ये कमी है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आप ये नहीं किया आपने। तो ये जितना भी इंटरफेरेंस होता है ना हस्तक्षेप ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट का, ये कम से कम किया जाएगा, इसे एंड किया जाएगा, टू एंड दी अननेसेसरी, जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इंटरफेरेंस की जहाँ पे, वहाँ कम किया जाएगा, बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। और गवर्नमेंट प्रोसीजर को, मतलब लोगों की लाइफ में गवर्नमेंट प्रोसीजर को, ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को बिल्कुल एंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, ताकि जब ये हम अभी जो मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव या अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट 75 वीक्स में, अगले 75 सप्ताहों में
75 वंदे भारत नाम की ट्रेन चलाई जाएंगी जो इंडिया के हर एक कोने कोने को, एवरी कॉर्नर को कनेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है कि एफर्ट्स किए जाएंगे कि जो लास्ट 7 ईयर में क्या किया है कि लोगों को जो अननेसेसरी लॉज और प्रोसीजर थे, जो ऐसे कानून थे और प्रोसीजर थे जिनकी जरूरत नहीं थी, उनसे लोगों को आज़ाद किया है। और सेवरल अननेसेसरी लॉ हैं जिनको क्या है स्क्रैप कर चुकी है गवर्नमेंट, ऐसे कानून जो ज़रूरत नहीं थे उनको हटा चुकी है अब तक। गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी पॉवर्टी से लड़ने में सहायता की है और आगे करेगी, क्योंकि 2020 में ये लॉन्च किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इसका जो फोकस है वो है रीजनल लैंग्वेज में टीचिंग प्रोवाइड करना। अगर रीजनल लैंग्वेज में यानी कि लोकल भाषाएं जो होती हैं उनमें प्रोवाइड की जाएगी टीचिंग, और लोग जो मान लो टीचर सिखाएंगे बच्चों को, लर्निंग होगी, बच्चे सीखेंगे अपनी भाषा में, जल्दी से सीख सकेंगे। आगे क्या है जो पॉवर्टी कम हो सकेगी कैसे, अगर बच्चे सीखेंगे, ज़्यादा एजुकेशन आएगी तो उन्हें रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे पॉवर्टी कम होगी। नेक्स्ट क्या है कि हमने एनर्जी प्रोडक्शन में भी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर बनाना है एनर्जी प्रोडक्शन में, कि जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, पेट्रोलियम की ज़रूरत है या फिर बिजली की ज़रूरत है या फिर कोई सेल गैस वगैरह की ज़रूरत है, हम इंडिया में ही उसे कर पाएँ, या तो सोलर एनर्जी का यूज करके, विंड एनर्जी का यूज करके, या बायोगैस का यूज करके, बायोफ्यूल का यूज करके हम अपने एनर्जी की डिमांड पूरी कर सकें। तो ये प्रयास किए जाएंगे आगे। नेक्स्ट है कि पेंडेमिक के दौरान भी इंडिया ने ये विटनेस किया कि हमने हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अचीव किया और हमारा ऑल टाइम हाई रहा फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है विदेशी करेंसी, डॉलर वगैरह हमारे कम नहीं हुए बल्कि ज़्यादा बढ़े कोरोना के टाइम में भी। इंडिया फाइट कर रहा है अभी क्या है, टेररिज्म से फाइट करना एक चैलेंज है इंडिया के सामने, टेररिज्म का, आतंकवाद का और एक्सपेंशनिज्म का, और डीलिंग विद देम विद ग्रेट करेज, मतलब ग्रेट करेज के साथ, महान उत्साह के साथ इससे लड़ना है, किससे, आतंकवाद से और एक्सपेंशनिज्म से। एक्सपेंशनिज्म का मतलब है भाई साहब, जैसे चाइना क्या है अपने बॉर्डर को बढ़ाता रहता है, एक्सपेंस करता रहता है, बढ़ाता रहता है इंडिया की तरफ, तो ये जो बढ़ाता रहता है ना इंडिया की तरफ, इस एक्सपेंशन पॉलिसी को चाइना की को, ये क्या है हमें ये इससे भी लड़ना है कि चाइना अपने बॉर्डर को बढ़ा नहीं पाए, इंडिया की तरफ ना आए, तो इससे भी हमें लड़ना है। इंडिया की जो मतलब इंडिया के बॉर्डर में घुसते आती हैं, जैसे पाकिस्तान या ये चाइना घुसता आता है, तो ये एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी हमारे लिए ये चैलेंज है, और चुनौती क्या है, टेररिज्म, तो इससे लड़ना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे, आप यूज कर सकते हो एसए के पॉइंट में या किसी जीएस के क्वेश्चन में कंक्लूज करने के लिए कोई पॉइंट अगर फिट बैठता हो तो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स। देखो ये अवार्ड रिसेंटली अनाउंस किए 2018 के ईयर के लिए, अभी 19-20 के लिए जारी करना बाकी है, 2018 के लिए अनाउंस किए ये प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड। श्रम का मतलब है मेहनत करना, वर्कर्स के लिए, जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर्स, गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं मेनली। एक तो है श्रम भूषण अवार्ड, इसमें क्या है 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है हर एक आदमी को जिसको सिलेक्ट किया जाता है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है श्रमवीर अवार्ड या श्रम वीरांगना अवार्ड। श्रमवीर मैन को दिया जाता है, श्रम वीरांगना महिला को दिया जाता है। इसमें कैश प्राइज 60,000 दिया जाता है हर एक आदमी को, औरत को, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है श्रम श्री अवार्ड या श्रम देवी अवार्ड। श्रम देवी मतलब महिला के लिए और श्रम श्री मतलब मैन के लिए। इसमें 40,000 रुपये दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, कुछ इस तरह का दिया जाता है, ये प्राइज ऐसा होता है और ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। किसको दिया जाता है ये अवार्ड, देखो इसका टारगेट ये है प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड का, जो भी ऐसा वर्कर है जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, उसको दिया जाता है। एक एक्ट बनाया था इंडिया ने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें ये रखा था जो भी मान लो एम्प्लॉय होगा यानी कि जो भी वर्कर होगा वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा अपने साल में, कंपनी में अच्छी तरह से काम करेगा, तो उसको दिया जाएगा। और इसमें क्या है, या तो ये पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट कंपनी यानी कि, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जिनमें मिनिमम 500 एम्प्लॉयज़ यानी कि वर्कर कर्मचारी होने चाहिए, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनमें 500 कम से कम वर्कर हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो उनमें से कर्मचारी सिलेक्ट किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी यही है जिसने अपनी पूरी लाइफ क्या है सेक्रीफाइस किया, मतलब अपना पूरा साल डिवोशन टू ड्यूटी हाई ऑर्डर में स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोडक्टिविटी के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आई, इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं, एबिलिटी प्रूव की है अपनी,
प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक्सेप्शनल कैरेज, मतलब एक्सेप्शनल सर्विस दिया उसने काम करने में, उसको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो रोज आ रहा है, पूरे सालों साल आ रहा है, उसने अपनी मतलब ड्यूटी परफॉर्म किया, उसको नहीं, जिसने रोज आते हुए भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया उसी को दिया जाता है ये अवार्ड। सिर्फ उसको नहीं दिया जाता, केवल रोज आ रहा है, अपनी ड्यूटी रूटीन सर्विस परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। देखो स्क्रैपेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना। इसमें व्हीकल को क्या है, कबाड़ में देने की पॉलिसी है कि जो भी व्हीकल 15 या 20 साल से पुराने हो गए हैं, 15 साल जो कॉमर्शियल व्हीकल है, ऐसे जो कंपनी के व्हीकल होते हैं ना, ट्रक लारी वगैरह, जो एक जगह से दूसरे जगह पे कंपनी का सामान पहुंचाते हैं, तो ऐसे व्हीकल हो गए गवर्नमेंट के या किसी कंपनी के, या फिर कॉमर्शियल व्हीकल को छोड़ दे तो प्राइवेट व्हीकल जो आपके घरों में कार गाड़ियाँ कुछ भी हैं, तो वो उनके लिए 20 साल है, समझे। जो 15 या 20 साल से पुराने व्हीकल हो चुके हैं उनको तुड़वा के कबाड़ में बिचवाना, ऐसी पॉलिसी है ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली अनवेल्ड किया नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी। ये क्या है पॉलिसी, जो ओल्ड व्हीकल है, ऐसे गवर्नमेंट कॉमर्शियल व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं और प्राइवेट व्हीकल जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनको स्क्रैप्ड करना है, उनको कबाड़ में बिचवाना तोड़वा के। और इनके लिए गवर्नमेंट ने डिसइंसेंटिव भी दिया है। अगर मान लो कोई नहीं इनमें कबाड़ में देना चाहता है, उसे चलाना चाहता है, क्योंकि फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, री रजिस्ट्रेशन दोबारा से 15 और 20 साल के बाद फिर री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे वो होती है ना भाई साहब, क्या होती है, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, हर एक गाड़ी बाइक का किसी का भी, तो हर उसकी लिमिटेड वैलिडिटी होती है 10 साल 20 साल 15 साल, तो उसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो वो फ़ी क्या है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है कि अगर कोई 15 साल से ज़्यादा पुराना व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कराएगा दोबारा से, तो उसकी फ़ी बढ़ा दी है, क्योंकि ताकि डिसइंसेंटिव कर सके, मतलब लाभ ना मिल सके। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी कम होगी, मान लो 1500 रुपये होगी, तो दोबारा से करा रहेंगे लोग, है कि नहीं। अगर ज़्यादा होगी तो नहीं कराएंगे। तो उसके लिए और फ़ायदा भी दिया है क्या, इंसेंटिव बिल्कुल दिया है कि रोड टैक्स में रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब छूट। रोड टैक्स जो लगता है ना, जब भी मान लो व्हीकल खरीदते हो आप, कार गाड़ियाँ, तो कार के साथ खरीदने के साथ साथ रोड टैक्स लगता है। तो वो रोड टैक्स जो भी मान लो ऐसा आदमी होगा जिसने अपना ओल्ड व्हीकल स्क्रैप किया है और नया व्हीकल खरीदना चाहता है, तो उसके लिए 25% तक पर्सनल व्हीकल पे रिबेट दी जाएगी और 15% कॉमर्शियल व्हीकल पे दी जाएगी। कॉमर्शियल व्हीकल क्या होते हैं हमने समझ लिया ऊपर, कोई मान लो कंपनी या किसी के लिए काम आते हैं सामान भेजने के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों तोड़वा रहे हैं हम पुराने व्हीकल को, क्योंकि भाई साहब ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है जब इंजन पुराना हो जाता है किसी भी कार गाड़ी का, किसी का भी, तो इसलिए इनको तोड़वाना चाहते हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा इससे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि पॉल्यूशन होगा नहीं होगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। इसमें लगभग क्या है, अगर मान लो जैसे ओल्ड व्हीकल को तुड़वा देंगे, नया व्हीकल खरीदेंगे, तो इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि नया व्हीकल जब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी ना भाई साहब, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, कंपनी के पास डिमांड बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल ज़्यादा से प्रोड्यूस करेगी, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। लगभग अराउंड ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 10,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए भाई साहब कर्मचारी भी तो चाहिए, तो 35,000 जॉब भी क्रिएट होंगी, नई नौकरी पैदा होंगी, तो ये फ़ायदा होंगे इससे। लेकिन कुछ इशू है, इससे परेशानी है इस पॉलिसी। क्या क्या है, एक तो भाई साहब जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे 25% छूट दी जा रही है रिबेट में और 10% दी जा रही है कॉमर्शियल व्हीकल में, 25% किस में दी जा रही है, पर्सनल व्हीकल में। रोड टैक्स में रिबेट दी जा रही है, छूट दी जा रही है, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। मतलब जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट रखी, वो बहुत ही कम रखी जा रही है स्क्रैप करने के लिए, तोड़ने के लिए। जैसे मान लो जो 15 साल से पुराना व्हीकल है, उसकी क्या है, जैसे स्मॉल कार है, उसकी 70,000 रुपीज़ उसे कबाड़ में बेचेगा तो इतना मिल रहा है, लेकिन अगर उसको दोबारा से वो रीसेल कर देगा तो 95,000 रुपये मिलेंगे उसे। तो अब आप ही बताओ कि इसमें कितने का, कम से कम कितने का हो रहा है, 25,000 का हो रहा है ना। 25,000 का नुकसान कौन झेलेगा, कौन कबाड़ में तुड़वाएगा उसे 70,000 रुपये दे के, और 95,000 रुपये अगर उसे रीसेल में मिल रहे हैं तो क्यों उसे तुड़वाएगा। तो ये एक इससे नुकसान भी है कि लोग बहुत ही कम इसे तुड़वाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। नीड ऑफ द आवर क्या है, मतलब ज़रूरत क्या है अभी ये कुछ करने की। देखो अगर मान लो लाइफ एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल, मतलब लाइफ व्हीकल की लाइफ ख़त्म होगी और उसको तुड़वाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा कि लोगों को इंसेंटिव तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे अच्छे। और अगर ये नहीं किया तो इस पॉलिसी की इसलिए भी ज़रूरत है, ये स्क्रैप पॉलिसी है, क्योंकि हमने क्या है 2020 से BS6 जो है ना, ये BS6 का मतलब है भारत स्टेज, और 6 का मतलब है यहाँ पे ये कुछ रूल्स नियम है कि जो BS6 से
कंप्लाई करेंगे व्हीकल, जो व्हीकल बनेंगे उसमें क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का, सल्फर ऑक्साइड्स का जो होता है ना इमिशन होता है साइलेंसर से, जो कार गाड़ियों के साइलेंसर है भाई साहब, धुआं निकलता है उनसे, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और ग्रीन हाउस गैस निकलती है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाती है। अगर BS6 के व्हीकल कंप्लाइंस करेंगे, BS6 की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ होंगी जिनको यूज करेंगे व्हीकल्स में तो पॉल्यूशन कम होगा। तो अगर मान लो BS6 पॉलिसी को अप्लाई करना है, कंप्लाई कराना है फुली, तो भाई साहब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी को हमें लागू करना जरूरी है, क्योंकि ये पुराने व्हीकल को तोड़ेंगे तभी तो नए व्हीकल खरीदेंगे, नए व्हीकल कंप्लाइंस होंगे BS6 से, तो BS6 वाले मार्केट में उतारने हैं व्हीकल, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ स्कीम या आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ स्कीम यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। मान लो कोई आदमी, पुअर पीपल को दिया जाता है, कोई आदमी बीमार हो गया तो उसको बीमा हुआ रहेगा, जितना उसका खर्चा आएगा लगभग 5 लाख रुपए तक उसका कौन देगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी पुअर पीपल के लिए। तो इसमें अभी क्या है, इसलिए न्यूज में आई कोविड-19 के दौरान इसमें लगभग 20.32 लाख लोगों का इसमें टेस्ट किया गया, कोरोना का टेस्ट इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर फ्री में किया गया। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस लगती है भाई साहब, 1200-1300 रुपये ले लेते हैं, 400-500 से स्टार्ट हो गए, कोई 1200-1300 तक ले लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। और ट्रीटमेंट कितने लोगों को किया गया, अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक लगभग 7.08 लाख पीपल का ट्रीटमेंट, इलाज किया गया इस स्कीम के अंदर, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। लगभग 2,794 करोड़ रुपए का खर्चा आया टेस्ट और ट्रीटमेंट में। फीचर क्या है, इस फीचर देख लेते हैं PMJ स्कीम के। देखो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो प्रोवाइड करती है स्वास्थ्य बीमा। इसमें क्या है, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में इतना दे के पूछ लेते हैं, 5 लाख रुपए पर पर्सन पर फैमिली, पर पर्सन नहीं दिया जाता है, ये एक आदमी के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो गरीब फैमिली के लोग आते हैं। और एक ईयर में 5 लाख, एक ईयर में 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ये आपको याद रखना है। और किसके लिए, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए, प्राइमरी केयर के लिए नहीं होता। प्राइमरी मतलब डिस्पेंसरी होता है, आप मान लो बुखार की गोली लेने चले जाओ डिस्पेंसरी में, कहोगे हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है मेरा, उसके लिए नहीं है भाई साहब। ये सेकेंडरी और टर्सरी, मान लो ज़्यादा ही बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत है, तब ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसमें लगभग 10.74 करोड़ पुअर वनरेबल फैमिलीज कवर हैं। लगभग फैमिलीज में अगर 5 आदमी भी माने, लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंचेगा, 50 करोड़ लोगों को एलिजिबल हैं इसमें बेनिफिट उठाने के लिए। और ये कैशलेस स्कीम होगी, मतलब आपको कोई कैश नहीं देना, गवर्नमेंट अपने आप उसका आपका डिजिटल ही होगा, कैशलेस स्कीम होगी ये। नेक्स्ट है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको करेगा कौन, चल रही है ये स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इसका। और ये स्कीम क्या है, देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन कुछ कंपोनेंट सेंट्रली सेक्टर स्कीम में आते हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे कंपोनेंट है इसमें जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम में आते हैं, यानी कि सारा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसमें। और कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आते हैं इसके, मतलब इसमें दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर दोनों एक्सपेंडिचर खर्चा करती हैं, दोनों ही इंप्लीमेंट करती हैं। तो स्टेटमेंट में दे दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय स्कीम, जन आरोग्य योजना, ये क्या सेंट्रली फुली सेंट्रली स्कीम है, तो गलत हो जाएगा। फुली सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, गलत हो जाएगा, यानी कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन कुछ कंपोनेंट किसके हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के, यानी कि ऐसे दे सकता है, पार्सली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है या पार्सली सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो ये आपको याद रखना है। एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को इसमें फ़ायदा पहुंचाया जाता है, इसमें फैमिली साइज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही एज का, ना ही जेंडर का, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो या फीमेल हो, या फैमिली साइज एक फैमिली में 50 हो या 10 हो या 5 हो या 2 हो, कितने भी हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी कवर होती हैं। मान लो डे 1 से लेकर जब आदमी बीमार हुआ है, मतलब हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है, उससे 3 दिन पहले तक और 15 दिन बाद तक का सारा खर्चा उठाती है गवर्नमेंट इसमें। और भी मान लो पोर्टेबल है ये अक्रॉस द कंट्री, ऐसा नहीं है आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हो वहीं पे करवा सकते हो इलाज, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा सकते हो, क्योंकि कैशलेस स्कीम है। आपका आधार कार्ड के जरिए ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है और आधार कार्ड के जरिए कहीं पे भी पूरा ले सकते हो आप इसका फ़ायदा, जिस भी आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है इस स्कीम के अंदर।
ये सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, लगभग 1393 सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मान लो इसमें फिजिशियन की फ़ी भी इंक्लूड है, जो भी डॉक्टर वगैरह इलाज करते हैं उनकी फ़ीस भी आती है। ड्रग सप्लाई, कोई भी मान लो डायग्नोस्टिक सर्विस है, कोई टेस्ट किया जाता है, या रूम चार्जेज हैं, सर्जन की फ़ीस है कोई, या ऑपरेशन थिएटर की फ़ीस है, या आईसीयू की इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस लिए जाते हैं, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और भी बहुत सारी स्कीम है इसमें, मतलब सर्विस हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। पब्लिक हॉस्पिटल भी इसमें क्या है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं। इसमें क्या है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में ये देखा गया कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसने लगभग क्या है, जो लोगों की हेल्थ है वो स्टेट में, जिस भी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया उसमें लोगों की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया है। और ऐसे स्टेट जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है उसमें क्या है, मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि मोर्टिलिटी रेट का मतलब है डेथ रेट, मृत्यु रेट, मृत्यु की दर ज़्यादा रही है बच्चों की। और जो इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब छोटे भ्रूण होते हैं ना, गर्भ में बच्चा रहता है, 28 डेज का बच्चा होता है, तो ऐसे बच्चों की मृत्यु दर है वो ज़्यादा रही है उन स्टेट में जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उसमें इम्प्रूव हुई है ये कंडीशन, मतलब बच्चों की मृत्यु दर कम रही है, मृत्यु दर, मोर्टिलिटी रेट। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें भी ये इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है उसमें मतलब 54% तक इसमें हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ है। और जिन्होंने भी पीएम जय स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस 10% घट गया है, फॉल कर गया है, डिक्रीज हो गया है। तो ये इसमें कुछ थी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने क्या है अभी एक मीटिंग की, इस मीटिंग में इसको रिव्यू किया, इस ओएनडीसी को। ये एक नेटवर्क है जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने चलाया है ये इनिशिएटिव, इसका इनिशिएटिव है इस डिपार्टमेंट का। और ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। देखो कई बार भाई साहब ये डिपार्टमेंट पूछा गया है, पहले इसका कुछ और नाम था, अब इसका नाम चेंज करके DPIIT कर दिया गया है। तो इसके बारे में बहुत बार पूछा है कि डिपार्टमेंट के, कभी पूछ लें किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करता है, वो काम पूछ लेता है। बहुत सारी न्यूज़ में हमने कवर किए हैं इसके बहुत सारे काम, समझ रहे हो। तो ये आप जब भी इसका कोई काम आए आप नोट कर लिया करो कि ये क्या क्या काम करता है। तो इसका इनिशिएटिव है अभी ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका रिव्यू किया है इस नेटवर्क का इस मिनिस्ट्री ने कि हाँ भाई साहब कैसा काम करेगा, ये क्या किस लिए चलाया है, ये नेटवर्क क्या काम करेगा। देखो ये क्या है, एक अपने काइंड का, अपने तरह का पूरे वर्ल्ड में पहला मतलब पहला ऐसा इनिशिएटिव है अपने तरीके का जो पूरे वर्ल्ड में चलाया गया। किस लिए चलाया गया है ये क्या करेगा, डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करेगा। कहने का मतलब ये है जो भी भाई साहब माल खरीदते बेचते हैं, सेलिंग बाई करते हैं, उसका डिजिटलाइजेशन करेगा एक प्लेटफॉर्म पे। यानी कि जो अभी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल था ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते थे अलग अलग चीज़ के लिए, मान लो आपको कुछ भी खरीदना है गवर्नमेंट से, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए अलग अलग साइट हो रही हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं, अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। अब ये ओपन नेटवर्क होगा, सारा क्या है, जो भी पेमेंट वगैरह होगी यूपीआई बेस्ड होगी, यूनिफाइड पेमेंट जो पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है उसके जरिए डिजिटल पेमेंट की जाएगी ई कॉमर्स सिस्टम में। और ये जो ओएनडीसी है नेटवर्क है, ये इनेबल करेगा बायर और सेलर्स को, मतलब खरीदने और बेचने वालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ही नेटवर्क पे। इस तरह से जो कंज्यूमर है और मर्चेंट है, मतलब व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, और कंज्यूमर जो ग्राहक खरीदते हैं, उनके लिए एक इनोवेटिव आइडिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो बिजनेसेस कर सकें, रिटेल गुड्स से लेके गुड्स फूड को मोबिलिटी बढ़ाएगा, मतलब एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसके एम और ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट क्या हो गए, इसके लक्ष्य क्या हो गए, यही है कि इसके जरिए ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी को प्रमोट करना है, ताकि क्या है हर एक इन्फॉर्मेशन सेलर बायर के लिए, मर्चेंट कंज्यूमर के लिए एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो सके। एक तरह से स्टैंडर्डाइज करना है ऑपरेशन को और प्रमोट करना है इंक्लूजन ऑफ सप्लायर्स को, एफिशिएंसी को लॉजिस्टिक में प्रमोट करना है। लॉजिस्टिक का मतलब वही होता है ट्रांसपोर्टेशन, या एक माल को दूसरे मतलब एक माल को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, या रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, प्रोक्योरमेंट करना, ये सब आते हैं लॉजिस्टिक में। तो इसमें प्रमोशन करना है कंज्यूमर्स के लिए, एक तरह से वैल्यू इन्हेंस करनी है। तो यही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इम्पोर्ट ऑफ क्रस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन अलाउड। देखो ये स्कीम कब से न्यूज में है, 2 अगस्त से। 2 अगस्त में जो पोल्ट्री डिपार्टमेंट है, पोल्ट्री का मतलब है जो मुर्गी पालते हैं, मुर्गी हैन जो मांस खाते हो ना, आप चिकन का मांस खाते हो, जो मुर्गी पालते हैं उनके लिए ये उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई साहब हमें क्या है जीएम सोयाबीन इंपोर्ट करने की अनुमति दो। सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला था कि हमें परमिशन दो
ये जीएम सोयाबीन, सोयाबीन आपने खाई होगी, जिसकी सब्जी खाते हो आप, सोयाबीन दाल होती है जो, और जिसकी बड़ी भी बनती है सोयाबीन बड़ी, सोया चैप भी खाई होगी, वो भी सोयाबीन से ही बनती है। तो ये सोयाबीन जो जीएम सोयाबीन है, जीएम सोयाबीन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होती है, क्रॉप वगैरह सिस्टम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो, डिटेल में देखना है तो आपको। तो ये जीएम जो सोयाबीन है ये अलाउ कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया अभी, इसलिए न्यूज़ में आया। अगर आपने नहीं देखी है, ये है भाई साहब, क्या है ये सोयाबीन, ये सोयाबीन का प्लांट होता है कुछ ऐसा छोटा सा, उसमें ये दाल लगती है, ये दाल भी यूज किया जा सकती है खाने के लिए, इसे भिगो के भी खा सकते हैं, जैसे चने को भिगो के खाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, कोई भी अगर वेजिटेरियन चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो सोयाबीन है। इसमें लगभग जैसे 50 ग्राम होगा तो सोयाबीन 25 ग्राम प्रोटीन होता है। दुनिया की किसी चीज़ में, ना मांस में ना किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं पाया जाता। कोई भी आप पूरा गूगल पे सर्च करके देख लेना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसी से मिलता है वो सोयाबीन से। बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो भी सोयाबीन बहुत खाते हैं, आपको भी खाना तो खा सकते हो। तो ये सोयाबीन अलाउ कर दिया अभी। ये क्यों अलाउ किया, देखो पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या है, और एक चीज़ याद रखनी है, ये क्रस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन अलाउ की है, इम्पोर्ट हम आयात करेंगे। क्रस्ड का मतलब है पिसी हुई, जैसे मान लो गेहूं का आटा होता है, आप लेके आते हो, गेहूं को पीस देते हैं ना, आटा बन जाता है वीट का, ऐसे इसको पीस के थोड़ा दलिया सा बना के, क्योंकि साबुत नहीं हमें इंपोर्ट करने की परमिशन दिए, साबुत करेंगे तो भाई साहब हो सकता है उसे क्रॉप कल्टीवेशन कर लें। और हमारे इंडिया में तो जीएम सोयाबीन को अलाउ नहीं किया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप सोयाबीन है इसको हमारे इंडिया में अभी परमिशन दी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसको इसलिए क्रस्ड हम मंगाएंगे, क्रस्ड। और क्या है, जो मुर्गी वगैरह है वो क्रस्ड ही खाती है, पिसी हुई, ये साबुत सोयाबीन थोड़ी ना खाती हैं, वो पिसी हुई होती है, खुद दलिया के टाइप में, आटे के टाइप में, उसको डाल देते हैं मुर्गी फार्म में और वो खाते रहते हैं। उनके लिए डाइट है भाई साहब, मुर्गी के लिए, जैसे आप खाना खाते हो रोटी चावल वगैरह, तो उनके लिए ये खाना है मुर्गी के लिए। तो अभी ये किस लिए किया है, क्योंकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, मतलब मुर्गी वाले इंडस्ट्री, मुर्गी पालते हैं जिनमें, इसमें क्या है, डिजास्टर देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। कहने का मतलब ये है, जनवरी 2020 में को जब कोविड 19 की र्यूमर ऐसी फैल गई थी, कुछ र्यूमर का मतलब है अफवाह ऐसी फैल गई थी, झूठी अफवाह, फॉल्स र्यूमर्स, के कोविड 19 की वजह से जो भी लोग मान लो चिकन खा रहे हैं, मुर्गी का मांस खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, उनमें क्या है कोविड 19 फैल सकता है, ऐसा कुछ अफवाह फैल गई थी। तो ये इन अफवाहों की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, मुर्गी वगैरह की, चिकन वगैरह की, लोग ने मांस खाना कम कर दिया था। और इसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई, एवियन फ्लू केस आए, मतलब एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू, ऐसा माना गया कि मुर्गी के खाने से आपको बर्ड फ्लू हो जाएगा, और ऐसी अफवाहें फैल गई, उसकी वजह से भी पोल्ट्री का जो प्राइस बहुत ज़्यादा घट गया। और ऐसा देखा गया कि जो भी मान लो ये सोया मिल्क की भी क्या है, इसकी वो डिमांड घट गई, लेकिन क्या हुआ लास्ट 3 to 4 ईयर में ये डिमांड इतनी घट गई कि इसका प्राइस है जो सोया की बात कर रहे हैं, सोयाबीन की, पहले मुर्गी की बात कर रहे थे, अब सोयाबीन की, इसका सोयाबीन का प्राइस 34 से लेकर 36 किलोग्राम तक घट गया था, एवरेज कॉस्ट पर केजी 1 किलोग्राम। लेकिन अभी इसका किलोग्राम का जो प्राइस है वो इतना हो गया है लगभग 96 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम सोया कितने में मिल रही है, सोयाबीन 96 रुपये में। तो भाई साहब जब 96 रुपये में मिलेगी सोयाबीन, तो मुर्गियों के लिए भी तो भाई साहब, जब मुर्गी 96 रुपये किलो का ये खाएंगे सोयाबीन, तो इसका दाम भी तो बढ़ेगा उस मुर्गी का, जो मुर्गी खा रही है इतने रुपये किलो का जो सोयाबीन खा रही है, ये भी प्राइस बढ़े हैं फिर उससे। लेकिन इस पॉलिसी का कुछ जो सोयाबीन अलाउ की है ना, जीएम सोयाबीन जो अलाउ की है, परमिशन दी है इंपोर्ट की, इसके कुछ आलोचनाएं कर रहे हैं, कुछ परेशानियां इसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मतलब आलोचना बुराई। कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, मतलब जो पर्यावरण के लिए समाज सेवी होते हैं ना, पर्यावरण को मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो काम करते हैं ऐसे लोग, उन्होंने कुछ कंसर्न परेशानी रेज की है। उन्होंने कहा है भाई साहब जो ये परमिशन दिया आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की, इससे क्या है ह्यूमन फूड चेन में आ सकता है। ये ह्यूमन फूड चेन में कैसे, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है हमने इंपोर्ट करेंगे, इसको क्रस्ड किया हुआ मंगा रहे हैं हम, टूटा हुआ, सोयाबीन को खाएंगी मुर्गी, भाई साहब मुर्गी खाएगी, यानी कि हैन खाएगी, चिकन खाएगा, और चिकन जब मांस खाएगा आदमी, मांस जब आदमी खाएगा तो उसकी बॉडी में चला जाएगा मांस, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है किसकी बॉडी में आ गई, आदमी की बॉडी में आ गई। तो एक तरह से क्या है ह्यूमन फूड चेन में आएगी, और ये क्या है जब ह्यूमन फूड में आ जाएगी तो इससे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी जीएम जो क्रॉप हैं
उन पे अच्छे से अभी साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं हुई है कि इनसे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है जीएम क्रॉप को यूज करने से, जीएम जैसे सोयाबीन होगी, तो ये मानव की हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, कुछ उनके जीन में चेंज कर सकते हैं, मानव के जीन में। तो इसलिए कुछ कंसर्न जताई जा रही है कि ह्यूमन फूड चेन में आ जाएगी ये मुर्गी के जरिए। अब इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986 का, इसमें एक 1986 के एक्ट के जरिए 1989 में कुछ नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए। इन रूल के जरिए क्या है कि जो भी ऐसे जीएम ऑर्गेनिज्म है उनको अलाउ नहीं किया है भाई साहब, समझ रहे हो, ऐसे जीएम ऑर्गेनिज्म है ये इन पे अप्लाई नहीं होता। कहने का मतलब है जीएम ऑर्गेनिज्म अभी अलाउ नहीं है हमारे देश में, और ना ही ऐसे प्रोडक्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हमारे देश में सिर्फ एक ही क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउ की गई है उगाने के लिए, वो है जीएम कॉटन। जीएम कॉटन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, एक लेक्चर होगा HTBT कॉटन, वो जीएम कॉटन ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। आप उसे देख सकते हो, आप वो किस में मिलेगा, साइंस एंड टेक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। तो अब ये देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती क्या है, सिर्फ शॉर्टकट में हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में जानना तो आपको HTBT कॉटन वाला लेक्चर देखना, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा आपको। तो ये जीएम मॉडिफाइड क्रॉप ऐसी होती हैं कि क्रॉप के जीन में क्या करते हैं हम, जैसे क्रॉप है सोयाबीन है, सोयाबीन लिया, अब इसके जीन में हमने चेंज कर दिया, इस सोयाबीन के बीज के जीन में, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या भाई साहब कोई भी फसल हो या आदमी हो, सब में जीन होते हैं, आपको पता है। जीन में चेंज कर दिया इसके में, यानी कि ये वो जीन नहीं है जो नेचुरली ये अडॉप्ट करता सोयाबीन, ये बाहर से इंसर्ट किया गया, इसके अंदर नहीं था जीन, तो ये बाहर से इंसर्ट कर दिया आर्टिफिशियली, यानी कि ये खुद अपने आप पॉलिनेशन से अडॉप्ट नहीं कर सकता था, बाहर से इसमें जीन इंसर्ट कर दिया। अब ये हो गई जो नई क्रॉप बनी है, इस बीज को उगाएंगे हम, खेतों में डालेंगे, नई क्रॉप उगेगी, वो हो गई क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसी को बोलते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने जीन को ही मॉडिफाइड कर दिया, जीन को ही चेंज कर दिया। अब जो नई क्रॉप होगी वो कैसी होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब इससे फ़ायदा क्या होते हैं भाई साहब, देखो फ़ायदे ऐसे होते हैं, ऐसे जीन इंसर्ट कर दिए जाते हैं, मान लो कहीं पे पानी कम है, ड्रॉट कंडीशन है, तो ये जीन डाल दिया, ये क्रॉप ऐसी बन जाएगी कि कम पानी में भी उग सके, समझ गए हो। या ऐसे कहीं पे पेस्ट अटैक है, यानी कि कीटनाशक बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कीड़े वगैरह, तो ये ऐसी क्रॉप होगी कि कीड़े वगैरह इस पर बैठेंगे नहीं, ख़राब नहीं करेंगे। जैसे मान लो, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में मान लो 3 कमरे हैं, आपके घर में 3 रूम्स हैं, और एक रूम में आप मान लो फिनाइल का पोछा लगा दोगे, पोछा, स्वीपिंग की बात हो रही है भाई साहब, फर्श होती है ना, फर्श फ्लोर, उस पर पोछा लगा दिया आपने फिनाइल डाल के, पानी में फिनाइल डाला, फिनाइल होता है ना, सब जानते होंगे फिनाइल, एक ढक्कन आपने फिनाइल डाल दिया पानी में, और उस पानी के उस फिनाइल के पोछे से आपने ये फर्श साफ किया अपने फ्लोर। अब इसमें क्या होता है, दूसरे जो कमरे थे बाकी के 2, आपने उनमें फिनाइल का पोछा नहीं लगाया, आप देखोगे कि इस वाले कमरे में फिनाइल का पोछा लगाया, उसमें मक्खियाँ, जो मक्खियाँ होती है ना फ्लाइज, वो फ्लाइज कम आ रही है मक्खियाँ इसमें, क्यों, क्योंकि फिनाइल की खुशबू है इसमें, और फिनाइल अगर फर्श पे बैठेंगी तो मक्खियों की नाक परेशान होगी, जलेगी, वो चली जाएंगी यहाँ से, समझ रहे हो, इसकी क्या है, स्मेल सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही क्या है, देखो मानव के लिए तो कोई परेशानी नहीं है फिनाइल के पोछे से, लेकिन जो ये मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह ये दूर रहते हैं थोड़े। तो ऐसे ही कोई ये होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इनमें जीन चेंज कर दिया, तो ये कीटनाशक जो मतलब कीट होते हैं ना, कीड़े वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते जीएम क्रॉप को, समझ रहे हो, ऐसी भी होती हैं। या फिर हम ऐसा चेंज कर देते हैं जीन में कि उसमें क्या है, विटामिन डाल दी, कुछ मिनरल्स डाल दिए, जैसे हमने गोल्डन राइस बनाया, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या है, जो सिंपल राइस है, सिंपल राइस में ही जेनिफाइड मतलब इसमें ही चेंज कर दिया हमने, विटामिन ए डाल दी क्रॉप, मतलब इस राइस की क्रॉप में, राइस में ही विटामिन ए कर दिया, यानी कि गोल्डन राइस से हमें ए भी मिलेगा, चावल से हमें, नॉर्मल चावल से विटामिन ए नहीं मिलता भाई साहब, और हमने इसमें डाल दिया विटामिन ए। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, या एक साथ भी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जीन इंसर्ट करके, कि उसमें क्या है, विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस भी होगा, ड्रॉट रेजिस्टेंस भी होगा, तो सारी कंडीशन हो सकती है। तो कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा इसमें कि जीएम क्रॉप हैं जो अप्रूवल जो दी है, इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने अप्रूवल दिया अभी, फिर इसका प्रोसेस होता है, एक कमेटी बनी हुई है, इसमें कुछ मेंबर होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को जीएम क्रॉप के लिए, जब ये सिफारिश देती है, ये सिफारिश जाती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री फिर परमिशन देती है फाइनल, समझ गए। और जो ये जिया का ये बनाई थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986 का, उसके अंदर बनाई थी,
और ऐसा है कि भाई साहब अगर बिना परमिशन के आप कोई भी जीएम वेरिएंट क्रॉप उगा रहे हो आप हमारे देश में, तो 5 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फसई, जो ये 2006 में एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट के जरिए ये अथॉरिटी बनाई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक संस्था है। कोई एक्ट से बनाई जाती है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, और संविधान से बनती है तो डायरेक्टली सांविधिक संस्था वो होती है, संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये कैसी है, एक्ट से बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक सांविधिक संस्था, और कॉन्स्टिट्यूशन से बनी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ये क्या इसलिए बनाई थी, हमारे देश में जो फूड क्रॉप वगैरह है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना। कोई मान लो फूड की फैक्ट्री शुरू करना चाहता है, कोई भी मान लो बिस्किट वगैरह की फैक्ट्री शुरू करना चाहता है फूड रिलेटेड, तो इससे परमिशन लेनी पड़ती है, फसई से लाइसेंस लेना पड़ता है भाई साहब चलाने के लिए, कोई भी कंपनी खोलने के लिए फूड से रिलेटेड। तो ये फसई भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि जो इम्पोर्टेड क्रॉप होती हैं, जो बाहर से आयात की हुई क्रॉप, उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेट करती है। अभी स्टेटस क्या है जीएम सोयाबीन और सोयाबीन सीड्स का हमारे इंडिया में? देखो इंडिया ने अभी जीएम सोयाबीन का और कनोला ऑयल का अभी इंपोर्ट अलाउ कर दिया है, और क्रश्ड सोयाबीन मंगाई है हमने, और कनोला ऑयल एक तेल मंगाया है। और जो ये जीएम सोयाबीन के सीड्स हैं वो उनको अभी अप्रूवल नहीं दिए, क्योंकि हमने क्रश्ड मंगाया है, साबुत सीड जो बीज होता है ना सोयाबीन को, वो साबुत सीड मंगाने की अनुमति अभी भी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। यही टॉपिक थे आज के। तो हैं अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट बताना है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि आर्टिकल 29 ये कहता है कि सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी हिंदी में अल्पसंख्यक बोलते हैं, ऐसी अधिकतर देखो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज पहचान दी है, भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और कैसी आधार पे दी है आपको, लिंग्विस्टिक के रिलीजन के आधार पे, एक तो भाषा और रिलीजन के आधार पे रिलीजियस माइनॉरिटी। लेकिन माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया हुआ है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। सिर्फ पहचान दी हुई है, रिकॉग्नाइज की है कि भाषा और रिलीजन धर्म के आधार पर होंगी, लेकिन पहचान नहीं दी हुई है कि मतलब पहचान दी हुई है लेकिन डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि माइनॉरिटी क्या होगी, डिफाइन नहीं किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार ऐसी माइनॉरिटी को समझा जाएगा, मतलब ऐसी पीपल को, लोगों को माइनॉरिटी में समझा जाएगा जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है। तो 50% से ज़्यादा एक ही धर्म की ज़्यादा है पॉपुलेशन, वो है हिंदू धर्म। बाकी के लगभग मेजर सिक्स रिलीजन आते हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं अल्पसंख्यक में। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका मुस्लिम धर्म, एक हो गया सिख, एक हो गया क्रिश्चियन ईसाई यानी कि क्रिश्चियन ईसाई हो गया, एक आपका हो गया जैन, एक बुद्धिज्म हो गया, एक हो गया पारसी धर्म जिसको जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं। तो ये 6 धर्म माइनॉरिटी में आते हैं। तो आर्टिकल 21 बोलता है कि सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, चाहे रिलीजन के आधार पे हो चाहे लैंग्वेज के आधार पे हो, उनको अधिकार है आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपना शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी चॉइस का। नेक्स्ट कह रहा है कि जो माइनॉरिटी स्कूल हैं वो राइट टू जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी, उससे उन्हें एग्जाम्पशन मिली हुई है, छूट मिली हुई है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली 2 ओनली, दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल सही है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी हमारी, इससे छूट मिली हुई है इनको, क्योंकि अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाते हैं स्कूल में ये। और जो 25% जो सीट प्राइवेट स्कूल में जो रिजर्व होती हैं वीकर सेक्शन के लिए, SC ST OBC वगैरह के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वो 25% सीट SC ST के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स में कॉलेजेस में रिजर्व होती हैं, वो इन माइनॉरिटी स्कूल में नहीं होती। भले ये प्राइवेट होते हैं ये भी, लेकिन नहीं होती इनमें रिजर्व। तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी इनमें लागू नहीं होती है। और जो आर्टिकल 29 में नहीं दिया हुआ है इसलिए ये गलत है, आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 30 क्लाउज 1 कहता है ये सारी स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी कि इन्हें अपने चॉइस का स्कूल कॉलेज खोलने के अधिकार हैं, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी हैं जो। तो ये हमारा 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट बताना हमें, तो B करेक्ट हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट आपको करेक्ट बतानी है इसमें भी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो टाइगर की सर्वे होती है यूजुअली 4 साल में एक बार होती है, 1 in 4 year, और जो एलिफेंट की सर्वे होती है वो हर 3 साल में एक बार होती है, 1 in 3 year। और जो ये एशियन एलिफेंट अलायंस है ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत, दोनों गलत है भाई साहब, D करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर।
पहला इसलिए गलत है, आप सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था अपने करंट अफेयर में भी, वर्ल्ड एलिफेंट डे जो 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो पहले क्या है, टाइगर और एलिफेंट की सर्वे अलग होती थी। एलिफेंट की हर 5 साल में एक बार होती थी, यहाँ 3 साल लिखा है इसलिए गलत हो गया। और टाइगर की सर्वे 4 साल में एक बार ही होती है। तो आधी स्टेटमेंट सही है, आधी गलत है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये जो एलिफेंट की सर्वे होती है 5 साल में एक बार, अब इसको हटा दिया गया, अब 4 साल में एक बार होगी। जब भी टाइगर की सर्वे होगी साथ साथ होगी। और हमारे इंडिया में 60% से ज़्यादा जो टाइगर हैं, लगभग 60% से लगभग टाइगर मतलब एलिफेंट जो हाथी हैं, 60% का राउंड पूरे वर्ल्ड का हमारे देश में हाथी मिलते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, और हर 4 साल में हुआ करेगी अब। तो ये इसलिए गलत हो गया। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का इनिशिएटिव नहीं है, एशियन एलिफेंट अलायंस एक अलायंस है जो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। तो ये किसका है फिर, इसमें 5 आती हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक है एनजीओ एलिफेंट फैमिली, एक है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, एक है आयुष्मान नीदरलैंड, एक है वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, और एक है हमारा इंडिया का वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने मिलकर अलायंस बनाई है, अलायंस का मतलब है गठबंधन। ये बनाई है एशियन एलिफेंट अलायंस, ताकि एशियन एलिफेंट्स वगैरह को कंजर्व किया जा सके। तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है आर्टिकल 265 है जो ये कहता है हमारे संविधान का कि कभी भी आप बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के, बिना कानून के किसी पे भी टैक्स नहीं लगा सकते। अगर हमारे देश में कानून बना हुआ है उसी के हिसाब से किसी पे टैक्स लगा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 246 कह रहा है 246 नंबर का आर्टिकल, कि हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर है टैक्सेशन की हमारे इंडिया में, वो संविधान ने बांटी हुई है। आर्टिकल 246 बांटता किस किस के बीच में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और स्टेट के लेजिस्लेचर जो होते हैं विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बीच में बांटी हुई है पावर। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, दोनों सही है या दोनों गलत है। देखो भाई साहब, दोनों के दोनों करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 246 बांटता है पावर, आर्टिकल 265 ये बोलता है अगर कानून नहीं बना हुआ तो टैक्स नहीं लगा सकते किसी पे भी हमारे देश में। पहले पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ेगा तभी टैक्स लगा सकते हो आप। नेक्स्ट है ए पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स ए कमेटी। पार्लियामेंट कमेटी जो होती है, कुछ मेंबर को पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा से मेंबर मिला के कमेटी बना देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको पार्लियामेंट कमेटी बोलते हैं। इस कमेटी का क्या मतलब है ये बताना है आपको। तो पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि ये कमेटी है कि अपॉइंट की जाती है या इलेक्ट की जाती है हाउस के द्वारा। जो हाउस के मेंबर होते हैं या तो लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वही इसे इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये जो चेयरमैन या स्पीकर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष, उनकी डायरेक्शन के अंडर काम करती है ये कमेटी। और जो इनका सेक्रेटेरिएट होता है वो क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइड करते हैं इनके सेक्रेटरीट। आपको बताना है करेक्ट कौन सी है, 1 2 1 3 ऑल ऑफ दी अबव या 2 3। देखो भाई साहब, तीसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि इनका सेक्रेटेरिएट, लोकसभा का सेक्रेटरीट अलग होता है, राज्यसभा का सेक्रेटरीट अलग होता है। ये प्रोवाइड करते हैं इनसे सेक्रेटरीट पार्लियामेंट कमेटी को। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेक्रेटरीट एक तरफ से समझ लो आप ऑफिस समझ लो, या मुख्यालय हेडक्वार्टर, मतलब जहाँ पे काम करते हैं बैठ के। तो ये भाई साहब बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट, हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं पार्ट 3 में। तो आपको बताना है इनके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स वो हमारे सिटीजन को, नागरिक को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट, किसके विरुद्ध प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षित करते हैं, किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। जो भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पावर एक्सरसाइज करती है या एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज करती है, उन शक्तियों से बचाते हैं सभी सिटीजन को, इसके विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है हमारा संविधान गारंटी देता है हमारे इंडिविजुअल अधिकारों की, किसके अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट या सेंटर के अगेंस्ट। यानी कि सरकार के अगेंस्ट तो बचाता है हमें, लेकिन इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बचाते हैं हमें फंडामेंटल राइट। यानी कि हमारा संविधान ये दिया है, हमारे फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन होंगे, स्टेट उल्लंघन करेगा तो बचाएगा, अगर इंडिविजुअल वायोलेशन करेगा तो नहीं बचाता क्या हमें संविधान। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। 1 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब, दूसरा गलत है क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। अगर कोई इंडिविजुअल आपका राइट अगेंस्ट मतलब उसे उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो उसके खिलाफ। जैसे है आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कोई छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, समझ गए हो। तो ये इंडिविजुअल के और स्टेट दोनों के अगेंस्ट हमारा संविधान गारंटी देता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने की। तो ये
दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नहीं नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसी के साथ लेक्चर खत्म।